अ, नमस्कार। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आपका स्वागत है। आज संडे है और मैं घर से ही बात कर रहा हूँ हेमंत सर से। सर, एक बहुत सीरियस मुद्दा चल रहा है। वो एसआईआर तो जो सारा कुछ मसला है वो एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। कोर्ट कचहरी की लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसमें बहुत से और एंगल। एक सर जो ताज़ा मामला सामने आ रहा है वो बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि कहने को तो ठीक है, अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन जो लोग जिनके परिवार वाले डायरेक्टली आरोप लगा रहे हैं कि इतना काम का प्रेशर बढ़ गया है। और सच बात यह है कि इतने बड़े नंबर, जहां 100 करोड़ वोटर हैं, वहां पे अगर आप 12-13 स्टेट में एक साथ कर देंगे और एक महीने के अंदर सबका नाम भरो, सबके फॉर्म लाओ, सबके आधार लाओ। मेरे घर भी फॉर्म आया हुआ है और बीएलओ बार बार फोन कर रहा है कि आप आधार कार्ड, उस पे आधार कार्ड की फोटोकॉपी, उसके पीछे फादर का नाम लिख करके, अपना मोबाइल नंबर लिख करके मुझे दे दीजिए। मुझे समय नहीं मिला, आज मैं कोशिश कर रहा हूँ देने के लिए। मैं कह रहा हूं कि इतना ज्यादा वो है कि वो आत्महत्या कर रहे हैं। एक और ताजा मामला अभी आज से सामने आया है। नोएडा जिला, जो गौतम बुद्ध नगर कहा जाता है, वहां की जो डीएम साहिबा हैं, वो इत्तेफाकन हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी की बेटी हैं, मेधा रूपम जी। उनके देखरेख में वहां हो रहा है एसआईआर। और आज उन्होंने 60 बीएलओस को सस्पेंड कर दिया है, 7 सुपरवाइजर्स को सस्पेंड कर दिया है। क्या कि आदेशों की अवहेलना करने के लिए। तो ये बहुत ही लेम सा एक मतलब जनरल सा आरोप है कि आपने बात नहीं मानी। अच्छा, बात कैसे माने? वो उनके उनकी भी लिमिटेशंस है। बीएलओ गांव के लोग हैं, छोटे छोटे गांव में जाना है। एक महीने के अंदर इतना हरकुलियन टास्क दे दिया गया है, अब उसको कहा जा रहा है कि आप किस, इसकी डेडलाइन नहीं बढ़ सकती है। वो सर जरा बताइए कि ये मतलब मौत का कारण बन रहा है ऐसा यार अब। गणेश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये जो कुछ हो रहा है ना, ये इस देश में ना तो कभी पहले देखा गया और ना कभी सुना गया। और ये हो क्यों रहा है गणेश भाई, इसको समझने की जरूरत है। चुनाव आयोग बेसिकली एक बहुत गंभीर किस्म की जल्दबाजी में है और जिसका वो कारण नहीं बता रहा है। ठीक। इस देश में एसआईआर पहले भी हुए, 2003-4 में भी हुए, उससे पहले भी होते रहे। और 2003-4 में वो रोके इसलिए गए थे क्योंकि मैक्सिमम हमारा सारे का सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक हो गया था, कंप्यूटर पे आ गया था। और तब के चुनाव आयुक्त ने तय किया था कि आगे से इस तरह के एसआईआर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं, बीच बीच में इंटेंसिव रिविजन करते रहते हैं। जैसा सब हर साल रिविजन होता है और चुनाव से पहले इंटेंसिव रिविजन हो जाता है ताकि कोई रह ना जाए, कोई एक्स्ट्रा ना हो जाए, उस टाइप की चीज। लेकिन गणेश गुप्ता जी को के उनको राजीव कुमार अग्रवाल को पीछे छोड़ना है स्वामी भक्ति में। तो उन्होंने वो सारे कायदे कानून नैतिकता आचरण जितनी भी चीजें थी उनको उन्होंने साइड रख दिया है। और उनके नेतृत्व में जो चुनाव हुआ उसमें स्ट्राइक रेट भी आपने देख लिया बिहार में, 90% प्लस ऑफ द रूलिंग रेजिम। ठीक। इस गंभीर विषय की मैं चाहता हूं कि एक गंभीर विवेचना हो आज। बेसिकली क्या है गणेश भाई, जो ट्रेनिंग होती है ना बीएलओ की, नंबर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ट्रेनिंग। उसके बाद इंपॉर्टेंट है टाइमलाइन। जो काम वो बेचारा, कौन होते हैं बीएलओ, एक तो ये बता दूं पहले मैं दर्शकों को। बीएलओ इस देश में सी ग्रुप के कर्मचारी होते हैं, यानी कि क्लास 3 कर्मचारी। ज्यादातर उनमें टीचर होते हैं या कोई क्लर्क असिस्टेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। और वो समय के साथ साथ किसी की ट्रांसफर होगी, किसी का कुछ हो गया, तो बदलते भी रहते हैं। ठीक। और एक बीएलओ के जिम्मे होता है पूरा एक बूथ, यानी कि 1000 से 1200 के आसपास वोट। अब वो सरकारी कर्मचारी है, वो छुट्टी लेके तो ये काम बेचारा कर नहीं सकता है। उसको एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता है। एक्स्ट्रा टाइम उसको कब मिलेगा? संडे को। ज्यादातर की शनिवार को भी छुट्टी नहीं होती, टीचर्स तो बेचारे 6 दिन काम करते हैं। और मैक्सिमम बीएलओ टीचर है। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग का एक अभाव है, टाइमलाइन का प्रेशर है, और फिर एक्यूरेसी का उनके ऊपर सेल्फ इंपोज होता है कि कहीं कोई छोटी मोटी चूक हो जाए तो कहा लेने के देने पड़ जाए। आपने कभी देश के इतिहास में सुना है कि 19 दिन में 6 राज्य में 16 बीएलओ की मौत होगी हो? ये कोई छोटी बात है क्या? और क्या चुनाव आयोग, मतलब क्या कहूं मैं, मेरे पास शब्द नहीं है कि इस तरह की नृशंसता पूर्वक चीजें वो कर सकता है। तमाम मुख्यमंत्री उनको चिट्ठी लिख रहे हैं। अपने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरी डिटेल्स के साथ 3 पेज की चिट्ठी लिखी गणेश गुप्ता को कि इसको थोड़ा सिस्टमेटिक कर लीजिए, टाइम अभी सही नहीं है, वहां पर धान की कटाई चल रही है, उन्होंने तमाम रीजंस दिए, कहीं शादियों का सीजन है, कहीं कुछ है, तो इसको थोड़ा सा तरीके से कर लीजिए। लेकिन नहीं, उनको एक खास अंदाज में एक खास टारगेट अचीव करने के लिए ये सारी नौटंकी, मैं शब्द कहूंगा पूरी जिम्मेदारी से, वो करनी पड़ रही है। और आज हम संडे के दिन इसको क्यों चर्चा कर रहे हैं? ताकि देश का हर नागरिक ये समझे कि इस मुद्दे की भयावहता क्या है। 19 दिन में, जैसा मैंने कहा, 6 राज्यों में 16 बीएलओ की मौत हुई है। अब इसके अगर डिटेल्स में जाएंगे
तो मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 2 महिलाओं की मौत, बीएलओज की मौत हुई 24 घंटे के अंदर। इसी तरीके से अगर आप जाएंगे, पिछले 4 दिनों में भोपाल में 50 से ज्यादा बीएलओ बीमार पड़े। बीमार बीमार कब पड़ेगा आदमी? जरूरत से ज्यादा उसको, यू विल प्रेस हिम बियॉन्ड ए पॉइंट। इसके अलावा 2 को हार्ट अटैक और 1 को ब्रेन हेमरेज हुआ है। ये मध्य प्रदेश के भोपाल की बात कर रहा हूं। दूसरी ओर अगर पश्चिम बंगाल में बात करेंगे तो एक बीएलओ ने, महिला बीएलओ ने सुसाइड कर लिया। सोचिएगा, महिला आत्महत्या कर रही है। परिजनों के ज्यादा काम के दबाव ना मौत का कारण बताया परिजनों ने उसका। बेसिकली उसके बाद आप देखिए क्या है, मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 2 बीएलओ की मौत हुई, 1 लापता है, 2 को हार्ट अटैक हो गया है। ठीक। गुजरात में 4 दिन में 4 बीएलओ की मौत, 1 ने जान दे दी, अपने सुसाइड कर लिया एक तरीके से। और बंगाल दूसरा सुसाइड, अब तक 3 की मौत हो चुकी है। इस तरीके से राजस्थान, जयपुर में रविवार को बीएलओ मुकेश जांगड़ ट्रेन के आगे कूद के आत्महत्या कर ली बीएलओ ने। और सवाई माधोपुर में 1 बीएलओ को हार्ट अटैक आ गया। तो ये सारी की सारी स्थिति क्या कह रही है कि क्या आप अपना जो भी आपने ये टाइमलाइंस दी है, क्या इनके ऊपर अपना थोड़ा दिमाग लगा करके ये नहीं सोच सकते कि उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? कितना इनह्यूमन है ये। और मुझे गुस्सा इस बात का है कि चुनाव आयोग तो जो कुछ कर रहा है उसका तो जो भी वेस्टेड एजेंडा है वो होगा, किसी के नंबर बनाने होंगे किसी। इस देश की अदालतें क्या कर रही है? क्या किसी अदालत को ये नहीं दिख रहा कि इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए? पूरे का पूरा सिस्टम हाईजेक हो गया है या किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए कमिटेड हो गए हैं। ये बहुत ही बेहद स्थिति है ज्ञानेश भाई, और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मुझे ये बताइए, आप अगर आपको इतना ही ज्यादा एसआईआर जरूरी है, मान लिया कि आपने तय कर लिया, आप जिद्दी हैं, कागज तो कोई दे नहीं रहे, आपको जानकर हैरानी होगी अलग अलग 10 एक्टिविस्टों ने चुनाव आयोग से जो एसआईआर का फैसला हुआ उसकी उन्होंने प्रोसीडिंग्स मांगी कि आप फाइल नोटिंग दीजिए। क्या कहा जा रहा है पता है आपको? कि ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध नहीं। तो इसका मतलब, जैसे डोनाल्ड ट्रंप करते हैं ना कि रात को 11 बजे कोई सपना आया और सुबह 4 बजे ट्वीट कर दिया, वो अमेरिका की पॉलिसी होगी। ये ज्ञानेश गुप्ता वही तो नहीं कर रहे, नहीं तो क्यों नहीं दे रहे एसआईआर की फाइल? प्रपोजल बनी होगी भाई, उसके बस फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस है, बहुत बड़ा नहीं पैसा नहीं लगता है। सर, जानते क्या है, जैसे मोदी जी का एक वो है ना कि रोज सुबह उठते हैं और सोचते हैं चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। आज सुबह उठे, चलो नोटबंदी कर देते हैं, शाम को कर्फ्यू लागू कर देते हैं, नोट वो कर क्या लॉकडाउन कर देते हैं। उसी लॉकडाउन। टाइप का कुछ हो रहा है कि बिना किसी तैयारी, बिना किसी, एक समझ में आ गया कि वोट एसआईआर करो और सर्टेन लोगों को काट के निकालो, उसमें से एक संप्रदाय धर्म विशेष के लोगों को मैक्सिमम छाट दो और एक किसी और जात के लोगों को काटो, जहां जो समझ में आए पन्ना प्रमुखों से राय लो और वो सुबह सुबह उठ करके। लेकिन सर जरा मैं मेधा रूपम जी के बारे में बात कर रहा हूँ। इतना हार्श स्टेप की काम में लापरवाही होगी। 30 दिन का टाइम मिला है उन लोगों को, मान लिया कि थोड़ा लेट चल रहा होगा काम, थोड़ा पीछे चल रहा होगा, उसके लिए एफआईआर दर्ज कर देना, एफआईआर कर देना। उसकी तो जिंदगी, उसकी नौकरी बेचारे की चली जाएगी उसको, तो अगर एफआईआर प्रोसीडिंग्स पे चली गई तो नहीं ये आत्महत्या का सिचुएशन नहीं बन रहा है। गणेश भाई, इसको कहते हैं मोर लॉयल देन द किंग, बट हर फादर इज डूइंग इज द सेम। कि वो मोदी से ज्यादा उसको चिंता है मोदी को जिताना है, और उसके लिए उसको जो कुछ करना है वो कर रहा है। सेम सिचुएशन दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मेधा रूपम भी वही कर रही है कथित तौर पर, जो हमने अखबारों में देखा है। एसआईआर अभियान में लापरवाही पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई उन्होंने ही की है। 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजरों पर मुकदमा ठोक दिया है, और उसके बावजूद भी वो पूरे अलर्ट मोड पर है। और कह रहे दादरी, नोएडा और जेवर विधानसभा क्षेत्रों में आदेशों की कथित अवहेलना। अब वो कौन से आदेश है, क्या है, ये तो एक ब्लैंक स्टेटमेंट हो गया ना कि गणेश जी ने मेरी बात नहीं मानी। अबे भाई भले आदमी, क्या बात नहीं मानी? कागज पे कुछ होगा, कोई शोकॉज नोटिस होगा, कुछ तो होगा, या सीधा ही सीधा तोप चला दो बस मच्छर मारने के लिए। तो वो सारी की सारी स्थितियां जो है ना, 60 बूथ लेवल अधिकारी और 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट है धारा 1950, उसकी धारा 32 के तहत एफआईआर दर्ज करा दी सीधी। बताइए वो क्या काम करेंगे? पीछे पीछे तो पुलिस होगी, वो बेचारे कहीं गायब होंगे, तो आपकी लिस्ट कौन बनाएगा? तो यहां सवाल लिस्ट का है नहीं, उनको लिस्ट बनवानी भी नहीं, उनको तो एक सीन क्रिएट करना है, खबरों में रहना है। पिताजी को खबरों में रहने की आदत होगी पॉलिटिशियंस की तरह, उनको भी वही आदत होगी कि आपराधिक लापरवाही की है उन्होंने, और आदेशों की वो नहीं की है, डायरेक्शंस की वो नहीं अनुपालना नहीं की है। तो भाई सरकारी नौकरी कोई है, कोई लाला जी की नौकरी तो है नहीं। सरकारी नौकरी में एक तरीका होता है, आप मुझे शो कॉज नोटिस देंगे, उसके बाद आपको जवाब देने का समय दूंगा, उसके बाद जवाब को आप एग्जामिन करेंगे, उसके बेसिस पे आपको जो करना है। ये नहीं कि आप सीधे सस्पेंशन पे आ जाइए, ये सब आ जाइए। तो दिस इज टू मच गोइंग टू लो। क्लास 3 एम्प्लॉय है बेचारे, उनकी अपनी पारिवारिक सीमाएं हैं, उम्र की सीमाएं हैं, क्षेत्र की सीमाएं हैं, तमाम तरह की चीजें। अभी आपसे बात करने से पहले
मैंने एक बहुत सीनियर रिटर्निंग अधिकारी से बात करके इस पूरे इशू को समझा। उन्होंने कहा कि साहब देखिए, एक बूथ के ऊपर हरियाणा में तो जनरली 1,000 के आसपास वोट होते हैं, बाकी तमाम राज्यों के अंदर 1,000 से 1,200 भी वोट होते हैं। हाँ, लगभग इतने ही ठीक। होते हैं जी। तो पीछे ज्ञानेश गुप्ता ने ट्राई किया था कि 1,500 कर दे ताकि खेल आसानी से हो जाए, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में शायद कुछ बहसबाजी चल रही है अभी उस SIR के मामले में। तो सवाल ज्ञानेश भाई केवल इतना है कि जो आदमी एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय है, उसको केवल संडे ही तो मिलेगा ना, या उसके अलावा कुछ मिलेगा? अपनी ऑफिस की छुट्टी लेके तो वो SIR करने से रहा। वो पार्ट टाइम काम, उसको छोटा मोटा रिम्यूनरेशन मिलता है कभी कभार, और उसको आप 1 महीने के अंदर ये सारा काम। मैं दूसरी बात कह रहा हूं आपको, अगर आपने ये जिद ठान ली कि मैं तो SIR कराऊंगा कमवट में, मुझे तो मोदी की रजिस्ट्री करानी इस देश की सत्ता की कि आगे से मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, मान लीजिए उसने तय कर लिया, तो जब वेस्ट बंगाल सबसे नजदीक चुनाव है, जिस दिन आप बिहार का SIR अनाउंस कर रहे थे, वेस्ट बंगाल का भी उस दिन कर देते, और जो टाइम था वो 1 महीने की बजाय 2 महीने मिल जाता आपको। BLO भी खुश, वोटर भी खुश, सब का सब अपना काम आराम से अपनी जिम्मेदारी समझ के कर लेंगे। तो कुछ भी दिमागी तौर पर बिल्कुल ही पैदल है क्या चुनाव आयोग? पहली बात तो, जो चुनाव की वोटर लिस्ट 2024 में 100% सही थी, जिसमें मोदी जी 240 सीटें लेकर के आए, उसमें ऐसा 1 साल में क्या होगा कि दोबारा SIR की जरूरत पड़ेगी? इसका कोई जवाब तो होगा ना, या नहीं? जब वो वोटर मोदी जी के लिए चुनाव में वोट डाल रहे तब तो सारे ठीक थे, मैं और ज्ञानेश तिवारी सब, और जैसे ही स्टेट का मामला आया तो फिर SIR की जरूरत पड़ेगी। इसका कोई लॉजिक बताइए ना, कोई रीजनिंग होगी इसकी। सरकारी मामला है, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा होगा रिम्यूनरेशन के तौर पर, लाखों करोड़ रुपए के, लाखों करोड़ों रुपए के कागज लगेंगे उसमें। आपने कहा मेरे घर फार्म आया हुआ है, तो फार्म छपे हैं ना कहीं ना कहीं, तो तमाम तरह की चीज। जब कोई ज्ञानेश गुप्ता से पूछे कि भाई EVM को हटा लो और बैलेट पेपर पे वोटिंग कर लो, तो वो क्या कहता है ज्ञानेश गुप्ता, कि इससे लाखों पेड़ कट जाएंगे, और जो SIR करा रहे उससे तो मेरे ख्याल पेड़ उगाएंगे, इसमें जो फार्म बांट रहे हैं इससे पेड़ बढ़ेंगे मेरे ख्याल में। तो सब तरह की एब्सर्डिटी जो है ना, वो चुनाव आयोग का एक नया तरीके से कह सकते हैं आप, उसकी एक पहचान बन गई है। मेगा रूपम हो या कोई और हो, मेगा रूपम आपने किस देश में पूरे में कहीं और सुना कि इतने बड़े पैमाने पर BLO सस्पेंड हुए हो, उनके खिलाफ FIR हुई हो? क्यों? क्योंकि पिताजी के नंबर बढ़ रहे हैं तो फिर बेटी क्यों पीछे रहे भाई? लेकिन सवाल ये है कि या तो वो जरूरत से ज्यादा कानून जानती है एज ए रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, या देश के बाकी सारे डिप्टी कमिश्नर अनपढ़ हैं, केवल वेदारूपम को ही ज्ञान है, वही सस्पेंड करना जानती है, उन्हीं को FIR का पता है। ये हो क्या रहा है देश में? मतलब एक विम और फैंसी किसी की दिल्ली से चली विद नो रीजन। मैं तो ये कहता हूं कि इस ऑर्डर को सार्वजनिक उसकी वेबसाइट पे क्यों नहीं डाला चुनाव आयोग की? पूरी फाइल की नोटिंग डालिए ना। क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग RTI में नहीं आता क्या? राइट टू इन्फॉर्मेशन में कवर्ड है, इट्स ए पब्लिक अथॉरिटी। वो खुद इंफॉर्मेशन दे नहीं रहे कि हमने किस रीजन से क्या क्या किया। कोई मांग रहा है, उसको कह रहे हैं ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। लोगों को सस्पेंड किए जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। इन 16 BLOs की मौत का जिम्मेदार कौन है ज्ञानेश भाई? कोई जिम्मेदारी लेगा इसकी? वो भी किसी के बाप बेटे सर भाई बहन कुछ तो होंगे। सर मुझे एक बात बताइए, भारत में कम से कम और खास करके सरकारी परियोजनाओं में या सरकारी विभागों में कोई भी एक टास्क होता है तो उस पर हमेशा देखिए आप टाइमलाइन बढ़ जाती है। कोई यस। आयोग गठित होता है 3 महीने के लिए, चलता है 14-14 साल। इवन इनकम टैक्स रिटर्न भरने की एक डेट होती है जो साल भर पहले सबको पता होती है कि 31 जुलाई है, लेकिन वो फाइनली बढ़ा के 15 सितंबर हो ही जाती है। हर बार ये होता है कि नहीं बढ़ेगी नहीं लेंगे, लेकिन वो बढ़ती हर साल है। उसी तरीके से ये जो काम हो रहा है ये शायद तभी संभव है, जो उनका मकसद है कि इन एक सर्टेन कुछ लोगों को निकाल के बाहर करना है, वो शायद तभी होगा जब वो झटके में 1 महीने के अंदर 30 दिन के भीतर करो। एक फर्जी जो है वो अपील का टाइम दो अगले 30 दिन का, और उसके बाद वो वोटर लिस्ट पब्लिश कर दो। क्योंकि अगर आप उसको ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो जो लोग छूटने हैं, जो लोग नाम काटे जाने, वो शायद अपना कहीं ना कहीं से नाम डलवा लेंगे। वो एक मकसद है। आपको नहीं लगता है कि सारे BLOs को एक साथ आकर के कहना चाहिए साहब ये हमसे नहीं पॉसिबल है 30 दिन के भीतर, हमें और समय चाहिए होगा, और एक संगठन बनाए और कहें साहब या तो आप हमें सबको मार दीजिए, आप सबको मुकदमा कर दीजिए, सबको जेल में डाल दीजिए, हम नहीं कर सकते 1 महीने के अंदर। ये इतना बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम है सर ये। ज्ञानेश भाई, ये सारा काम जो आप कह रहे हैं ये ऑलरेडी ऑनगोइंग है। बंगाल के अंदर BLOs कर रहे हैं ऑर्गेनाइज तरीके से, तमिलनाडु के अंदर कर रहे हैं, और केरला में तो बेहुदगी की सारी हदें क्रॉस हो गई है। केरला के अंदर आपको पता है लोकल बॉडीज के चुनाव चल रहे हैं इस समय, ठीक है, 7 और 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट तक में चले गए, वहां भी नोटिस होकर रह गया। एक तरफ आपका चुनाव चल रहा है लोकल बॉडीज का, उसमें कोई BLO कैसे चुनाव का वो करेगा SIR? बता दीजिए मुझे जरा। तमिलनाडु में यही स्थिति है, केरला में यही स्थिति है, बंगाल के अंदर यही स्थिति है। कोई सुनने सुनाने वाला ही नहीं। कोर्ट में चले गए, कोर्ट में ठाके 6 दिन का नोटिस दे दिया। क्या ही मतलब है इस बात का?
आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक आयोग जिसको 6 महीने में रिपोर्ट देनी थी, वो 12 साल तक वेतन का आनंद लेते हैं बैठ बैठ के वहां पे। और ये जो गरीब बेचारे क्लास 3 बीएलओ, जो टीचर हैं, क्लर्क हैं, कोई छोटे मोटे कर्मचारी हैं, उन पर आप इस तरह की तलवार लटका रहे हो। क्या वो डेपुटेशन पे चुनाव आयोग में है? नो। वो अपना काम कर रहे हैं, ये उनके पास एडिशनल काम है। ना तो आप ये बता पा रहे कि इस बीएलओ की इसकी काम की जरूरत क्या है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात सुनिए। असम के अंदर जो ये होगा, जहां आप कायदे कानून ज्ञानेश गुप्ता तय करते हैं, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में कायदे कानून की कोई चर्चा नहीं करते ये लोग। बिहार के अंदर क्या हुआ था आपको याद है? बाढ़ आई हुई थी, बड़ा भारी पलायन था, सारी बातें थी, मौसम सारा विपरीत था, लोग घरों से दूर थे, राहत कैंपों में थे। उसके बाद उनको ये कहा गया कि ये सारे 11-12 कागज जो भी हैं, इनमें से कोई एक कागज आप दीजिए, पहले कागज देना होगा आपको। उसके बाद क्या हुआ? अब बाकी जो 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, उसमें कह दिया कि पहले कागज देने की जरूरत नहीं है। ठीक। असम के अंदर और नई क्रांति कर दी। वहां जो बीएलओ के साथ बीएलएज होते हैं, बूथ लेवल असिस्टेंट्स, जो रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं, पूरे देश में बीएलएज हैं। वो अपने वो कार्यकर्ताओं की, वोटर की सारी चीजें मदद करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से, उनके कागज पूरे कराने में, ये कराने में, वो कराने में। असम में बीएलए का ही प्रावधान खत्म कर दिया। बताइए ज्ञानेश गुप्ता ने। जिस प्रावधान को देश का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट संसद से पारित है, उसको ज्ञानेश गुप्ता घर बैठ के कह सकता है कि नहीं, बीएलए नहीं चाहिए असम के अंदर। कैन यू इमेजिन दिस? क्या कभी पहले सुना है आपने? तो ये एक तरीके का ना समझ से बाहर है। मुझे पता क्या लग रहा है, आप कहेंगे कि जो मैं देख पा रहा हूं ना इस सारे में, कि मोदी जी 240 सीटों के साथ कंफर्टेबल नहीं है केंद्र में। मुझे इसके पीछे षड्यंत्र ये लग रहा है कि इस एसआईआर के आड़ में इस देश में ये एक बहुत बड़े वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, जैसा आपने जिक्र किया, एक पर्टिकुलर कारण से, दैट इज ए रिलीजियस कारण। उसके अलावा जो इनके जो पन्ना प्रमुखों वाला मॉडल है, देश के हर बूथ पर इनके 12-12, 13-13 पन्ना प्रमुख है। कल्पना कीजिए आप, पॉलिटिकल पार्टी के पास तो एक बीएलए नहीं है, और भाजपा के पास एक बूथ पे 13 से 14, 12, 13, 14 पन्ना प्रमुख है, और वो टारगेट करते हैं कि कौन कौन लोग भाजपा का वोटर नहीं है। इसके जरिए उन लोगों को भी निकाला जा रहा है। बिहार के अंदर आपने देख लिया कितने बड़े पैमाने पर। मुझे जो शंका है वो ये है कि ये 2-3 चुनाव जब हो जाएंगे, वेस्ट बंगाल और ये सारा जब यूपी यापी के बाद, ये तत्काल मुझे लगता है कि इस नई वोटर लिस्ट के आधार पर चुपके से ये मध्यावधि चुनाव की बात सोच सकते हैं। और वही 90% स्ट्राइक रेट, जो अब की बार 400 पार का सपना था ना, वो तो पूरा हो नहीं पाया। तो इस एसआईआर के बाद तो 400 क्या, 550 लिख लेंगे। बिहार में वही तो किया है। 202 सीटें हैं और 128 सीटों के हमने आपको आंकड़े दिए थे उस दिन के, क्या किया 128 सीटों पर। तो अगर 74 सीटों के आप 202 बना सकते हो, तो 400 बनाने में कितनी देर लगेगी आपको? 240 के 400 करने में क्या? तो मुझे इसके पीछे एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी लग रही है, और उसका कारण भी देख लीजिए क्या है। ज्ञानेश गुप्ता बतौर सीईसी जनवरी 2029 में रिटायर हो जाएंगे। दैट विल बी एन इलेक्शन ईयर। उससे पहले ये मोदी जी को चिरकालीन प्रतिस्थापित करके वहां पर, कि जब तक आप चाहो मौज कीजिए, प्रधानमंत्री रहिए, उस तरह की व्यवस्था और जुगाड़ करने में मुझे लगता है लगे हुए हैं। वरना कोई कारण नहीं है कि इतनी सीजनड रीजनिंग आ रही है लोगों के बीच से, इतना संगठित एक प्रतिरोध आ रहा है कि भैया आप ऐसा मत कीजिए, ये संभव नहीं है। उसके बावजूद भी जो जिद बांधा हुआ है चुनाव आयोग ने, और जिस तरीके के कुतर्क सुप्रीम कोर्ट में किए जाते हैं, और वहां से फिर भी कोई एक्शन नहीं होता, तो इसके पीछे देयर इज मच मोर दैट मीट्स द आई एक्चुअली। लेकिन इस पे न्यायपालिका क्या कर रही है? ममता बनर्जी, बताइए, उसको एक ही काम रह गया बेचारी को, कि वो इनको रोज चिट्ठियां लिख रही है। तमिलनाडु इलेक्शन उसमें जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में, केरला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। इनको लेकिन ऐसा ही है, ये तो कराएंगे, अपनी विम्स पे कराएंगे, कर लीजिए आप क्या करेंगे। तो ऐसा देश में 1952 से लेकर के और आज 2025 है, इतनी बड़ी बेहूदगी और अनप्रोफेशनलिज्म चुनाव आयोग के पार्ट पे नहीं देखा गया है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जी सर, सही बात यह है कि जितनी निराशा सुप्रीम कोर्ट से इस समय हम लोगों को हो रही है, उतनी शायद कभी नहीं हुई। आपको सर याद हो कि जब महाराष्ट्र में सरकार गिराई जा रही थी, तो बार बार सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि नहीं नहीं, आप फ्लोर टेस्ट हो जाने दीजिए और हम बात सुन लेंगे, अगर अवैध होगी सरकार तो हम सरकार हटा देंगे। वही हाल एसआईआर में हुआ। जब बिहार का एसआईआर हुआ, तो उन्होंने बार बार कहा कि चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं साहब, किसी का नाम नहीं छूटेगा, किसी का नाम नहीं छूटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, कपिल सिब्बल से कहा 15 आदमी ले आइएगा जिनके नाम छूट गए हो, हम एसआईआर रोक देंगे। वो 15 के पूरे गांव खड़े होकर के कह रहे हैं साहब, हमारा 300 लोगों का नाम काट दिया गया एक एक गांव से, हम लोग कहाँ जाए। चुनाव आयोग करा तो हमारे पास तो कोई अपील ही नहीं आई। मतलब वो लोग कैमरे को बोल रहे हैं, चुनाव आयोग करा हमारे पास 0 अपील है, कितना हमने परफेक्ट एसआईआर कर दिया। अरे आप अपील लीजिए ही मत, तो कोई एफआईआर ही नहीं आएगी। मेरा फिर क्या है कि
अब रास्ता क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि सुप्रीम कोर्ट भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, चुनाव आयोग वैसा ही है, सरकार वैसी ही है। रास्ता क्या है? मेरा जो बार बार कहना यह है कि अगर आप उस जनता का, जो लोग भी एक बड़ा संख्या आप इस छूट रही है, डिसएनफ्रेंचाइज हो रहा है, जिनका कि पॉलिटिकली वो खत्म किए जा रहे हैं, उनका उनको वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है, क्या उनको सड़क पे ला करके सबको नहीं खड़ा कर देना चाहिए हर राज्य में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर कि ये लिए साहब, ये लोग जिंदा जीते जागते लोग हैं, इस भारत में पैदा हुए हैं, ये मुसलमान लोग हैं, ये हिंदू लोग हैं, ये यादव है, ये जो भी जात बिरादरी धर्म के हो, कि साहब ये लीजिए और देखिए, इनका नाम शामिल कीजिए आप। ये क्यों नहीं हो रहा? दूसरा पक्ष ये है कि लोग कहते हैं नहीं, सड़क पर उतरना कोई रास्ता नहीं है, सड़क पर उतरना कोई रास्ता नहीं है। आपको सर क्या लगता है, और रास्ता बचा क्या है सड़क पर उतरने के अलावा? ज्ञानेश भाई, मैं तो आपको जिस दिन बिहार का रिजल्ट आया उससे पहले दिन से ये बात कह रहा हूं, और 24 जून को जिस दिन एसआईआर ऑर्डर हुई थी, 25 जून से लेकर के अपना कोई भी शो उठा के देख लीजिए, बिहार का रिजल्ट भी बता दिया था हमने कि जिस तरीके से एसआईआर कर रहे हैं उसका परिणाम तो ये होगा। अब वो हो गया, कोई बात नहीं। आपने कहा रास्ता क्या? इस सारे खेल में कोई कुछ भी कहता रहे, ममता बनर्जी ने खुले तौर पर कह दिया कि अगर चुनाव आयोग बाज नहीं आया सुप्रीम कोर्ट में तो वो चले ही गए। उस पर 26 तारीख को अब हियरिंग भी होनी है, नोटिस हो गया था कल। अब उसमें क्या है कि ममता बनर्जी सरेआम कह चुकी है कि हम सीईओ बंगाल का नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो चुनाव आयोग का घेराव कर देंगे, और वो कर देगी। कल आपने देखा किस तरीके से हैदराबाद के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर कितने बड़े पैमाने पे लोग ऑलरेडी सड़कों पे हैं वोट चोरी के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान चलाया था वोट चोरी के खिलाफ, हस्ताक्षर अभियान। तो उसमें टारगेट था कि 5 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर करा के राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी, उसमें 9 करोड़ से ऊपर हस्ताक्षर ऑलरेडी हो चुके हैं। और 14 तारीख को जब दिल्ली में कांग्रेस रैली करेगी वोट चोरी के खिलाफ, उसके बाद वो राष्ट्रपति को दिए जाने का वो उसके अंदर योजना है। आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों में रोष है, और उसके बाद चुनाव आयोग बाज नहीं आ रहा, केंद्र सरकार बाज नहीं आ रही। केवल एक भारतीय जनता पार्टी, आप केवल एक सीन की कल्पना कीजिए, इस पूरी मुहिम में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको एसआईआर का समर्थन करते हुए देखा है? अगर केवल बीजेपी को छोड़ के, बीजेपी की अलाई भी तो है एनडीए के अंदर, वो भी कोई समर्थन कर दे? क्यों नहीं कर रहे? नहीं, उनके चुनाव एलाइज का भी, आयोग बिहार में उनके एलाइज को भी एतराज था भाई इससे कि बहुत जल्दीबाजी में हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा, लेकिन करें क्या, चूंकि सबका गला दबाया गया, कौन क्या बोलेगा? नहीं, अलाइज तो सूनर और लेटर वो तो लाभार्थी हो गए इस योजना के, लेकिन उनको एक बात समझ में नहीं आ रही, वो चुप तो है, लेकिन उनको एक बात और समझ में नहीं आ रही कि जो ये एसआईआर जिस तरीके से किया जा रहा है ना, अगली बार मोदी को चुनाव जीतने के लिए 400 सीटों के लिए एनडीए की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकेला ज्ञानेश गुप्ता ही बहुत है, याद रख लीजिएगा। अकेला चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त का अलायंस मोदी के साथ, वो उसको 400 सीटें दे देगा। परिणाम आप देख चुके हैं बिहार के अंदर भी किस पैटर्न से चुनाव आ रहे हैं। ह्यूमनली वो चुनाव संभव ही नहीं है। दोज आर मैथमेटिकल रिजल्ट्स, दोज आर इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट्स, यू हैव टू बियर इट इन माइंड। तो देश के लोग सड़कों, मैंने आपको पहले दिन से कहा कि ज्ञानेश भाई ये मशीन की लड़ाई नहीं है, ये डेटा मैनिपुलेशन की लड़ाई नहीं है, ये एसआईआर की लड़ाई नहीं है, ये सड़क की लड़ाई है। अगर लड़ सको तो लड़ लो, नहीं तो वही करने की तैयारी है जो संघ, भाजपा, मोदी पिछले 100 साल से जो उनकी एक षड्यंत्र था कि एक व्यक्ति, वन नेशन और वन लीडर। पॉलिटिकल सिस्टम इनको रास नहीं आता। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ये कहीं ढूंढे नहीं मिलेंगे आपको, कहीं कुछ नहीं है इनका। इनके पल्ले केवल चुनाव आयोग के जरिए अपनी मैनिपुलेशन है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, चुनाव आयोग के जितने भी कारनामे हैं उस पर भाजपा को छोड़ करके कोई पॉलिटिकल पार्टी डिफेंड करती है क्या? कोई पॉलिटिकल पार्टी डिफेंड कर, क्यों? आप तो वरिष्ठ आदमी हैं, आपने पटना में अब नीतीश कुमार का शपथ समारोह देखा था? कहीं कोई जोश था गांधी मैदान में? कहीं मोदी मोदी था? कहीं नारे लग रहे थे? आपने उससे पहले महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण देखा था, मध्य प्रदेश में देखा था, छत्तीसगढ़ में देखा था, हरियाणा में देखा था, दिल्ली में देखा था? कहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने किसी चुनाव के बाद विजय जुलूस निकाले जो हर एक कंस्टिट्यूंसी को निकलते थे? कहां चले गए विजय जुलूस? उनको पता है अगर विजय जुलूस निकाला तो तुम्हारा कोई और जुलूस निकल सकता है, दूसरे वाला। तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि अगर आपकी जीत फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तहत हुई है तो आप सीना तान के जुलूस भी निकालेंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे, और शपथ को भी सेलिब्रेट करेंगे। ये नहीं कि रोडवेज की बसों को जबरदस्ती बुलाया जीएम्स को बोल करके, अपने पंचायत और या कौन सी दीदी थी वो बिहार के अंदर, सेविका दीदी या जो भी थी, उनसे बसें भरवा के गांधी मैदान में भेज दी, उनको खाना दे दिया एक दिन का, 200-500 दिहाड़ी दे दी, और हो गया सेलिब्रेशन। एक नारा दिखाओ तो आपको नीतीश कुमार की शपथ में मुझे बता दीजिए, किसी की में दिखाओ जो मैंने राजेंद्र गिनवाए।
तो ये न्यू नॉर्मल जो कुछ है, इसको देश के लोग देख रहे हैं, और जिस दिन वो सड़कों पे आ गए, ये भागे नहीं मिलेंगे एक भी। सबसे पहले तो आप एक चीज बताइए मुझे, राजीव अग्रवाल का आपको पता है कहाँ है वो? बता दीजिए जरा। और वो सुनील अरोड़ा, और अपने क्या नाम है कुरैशी साहब, हर रोज टीवी पे होते हैं। लवासा हाँ साहब रोज जनता के बीच में होते हैं। रावत हाँ, साहब रोज आर्टिकल्स जनता के बीच में। आर्टिकल्स लिखते हैं, हाँ, क्यों आर्टिकल्स आते हैं पेपर में। वो अंडरग्राउंड क्यों नहीं हुए? सुनील अरोड़ा अंडरग्राउंड कहाँ है? सुनील अरोड़ा बताइए। राजीव अग्रवाल कहाँ है? और ज्ञानेश गुप्ता को अंडरग्राउंड होने में कितनी देर लगेगी? मुंह किसको दिखाना है? मुंह तो भाजपा, मोदी और इन संघियों को दिखाना है ना, जो आज ये चौड़े हुए फिर रहे डेटा मैनिपुलेशन और एसआईआर के जरिए जो सत्ता पा रहे हैं। ये कहां जाएंगे? मेरा सवाल तो, मेरी चिंता तो वो है आने वाले जी समय जी। तो सर जैसे आपको सर याद हो कि वो नीट का जो एग्जाम लीक हुआ था उसमें 740 नंबर में शायद वो 739 नंबर पा गया था। में। हाँ हाँ। तो 1 मिनट पकड़ में आ गया, क्योंकि वो शायद टेक्निकली 739 नंबर आपके आ नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देंगे तो 4 नंबर वो कटेंगे और शायद 1 नंबर माइनस मार्किंग होती है, जो भी मतलब नेगेटिव उसका। नेगेटिव हाँ, मार्किंग होती तो वो टेक्निकली 739 आ नहीं सकते थे या 738 नहीं आ सकते थे, तो वही हाल हुआ है कि आपके 202 सीटें कैसे आ गई वो आपको ही पता है। और शायद जो नकल करके पास होने पे कोई खुशी नहीं होती, आप मेहनत करके थर्ड डिवीजन भी पास होते हैं या सेकंड डिवीजन भी पास होते हैं, शायद वो ज्यादा खुशी देती है। और बिहार में एग्जैक्टली। कुछ मुझे वैसे सबके चेहरे दिख रहे थे कि सबको पता था कि ये रिजल्ट कैसे आया है, और शायद जनता में आपकी जीत का अगर एक बड़ा तबका, एक 60% लोग विरोध कर रहे हो, चोर आपको बता रहे हो और आपको बता रहे हो कि आप चोरी करके जीते हैं, तो आपको कैसे खुशी आप मना पाएंगे? एनीवे सर, मेरी समस्या क्या है, मेरा नाम भी ज्ञानेश है, और इस समय जो पूरे देश में सब एक बड़े लोगों के टारगेट पे आदमी है वो ज्ञानेश कुमार है। मुझे लगता है कहीं गलती से किसी दिन मैं ना हत्थे चढ़ जाऊं किसी के, लोग ज्ञानेश समझ करके मुझे ही पीटने लगे, तो मुझे पता नहीं, ज्ञानेश कुमार का नहीं, मुझे जरूर अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। और चुनाव आयोग से निवेदन है कि बेलोज की जान मत लीजिए। मेधारूपम जी, आपके पिताजी जरूर सीईसी हैं, लेकिन आप कम से कम उन लोगों को मौका दीजिए, टाइमलाइन बढ़ाइए, ठीक से कराइए, और फंड लगाइए और मैन पावर लगाइए। इस तरीके से एफआईआर मत कीजिए, उनको जेल भेजने की धमकी मत दीजिए। उन बेचारों के भी परिवार है, बाल बच्चे हैं, उनका भी कमाई करनी है उनको। तो एसआईआर मौत का कारण नहीं बन सकता है, बाकी सब तो माली राज काज चलता रहेगा। तो सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग फिर से बात करते रहेंगे। और ये भयावह स्थिति होती जा रही है एसआईआर, इस पर और बात करने की जरूरत है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।